हेलो ऑल। चलिए हम अपने जो सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री चैप्टर की जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसे और आगे बढ़ाते हैं। साइंस की वीडियोस आपको साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और ये तो अपने ऑलरेडी हमने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो इस चैप्टर पे हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो आप लोगों को ये जानना है इसमें खासकर कि उस टाइम पे जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर लोगों में किस तरह का जोश था, यानी कि लोगों में किस तरह का उत्साह था, वो कितने मुसीबतों से गुजर रहे थे रिवोल्ट करते समय, और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किस हद तक उनके अंदर घर करके बैठी हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था उस टाइम पे। देखिए, इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं आप इस बुक से रिलेट कर पाओगे। 10th क्लास इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी बुक्स। 10th क्लास में एनसीईआरटी बुक्स भागवत गीता का काम करती है, इसलिए हम स्पेशली 10th क्लास में बुक्स से लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स पे जिसका कमांड एक बार हो गया तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार हो गया 10th क्लास का। चलिए, तो हम ये देखते हैं कि 1830 जो था वो ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था उस समय। जॉब सीकर्स इतने ज़्यादा थे कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट की तो सोचिए ही मत उस टाइम पे। ठीक है, रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो लोगों के अंदर वैसे ही जीने खाने के लाले पड़े हुए थे। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन faced with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England। अब सोने पे सुहागा क्या हो गया कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो बेचारे जीने खाने का कुछ बंदोबस्त कर रहे थे अपना, वो उन्हें भी स्टिफ कंपटीशन मिलने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली हैंडमेड गुड्स के सामने अगर कोई मशीन गुड्स लाकर रख दे तो कोई मशीन गुड्स को ही प्रेफर करेगा, अगर आप बहुत बड़े शौकीन नहीं हैं अगर हैंडमेड चीज़ों के। तो उसके बाद क्या हुआ, उन रीजन्स में यूरोप में जहाँ अरिस्टोक्रेसी अब भी पावर में थे, पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों? फ्यूडल ड्यूज थे उनके ऊपर, ऑब्लिगेशंस थे। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि उनके किसी की कृतज्ञता अपने ऊपर झेलना, यानी कि कहने का ये मतलब है कि उन पर बहुत सारे एहसान थे, वो एहसान तले दबे हुए थे। किसके? अरिस्टोक्रेसी के। और फ्यूडल ड्यूज थे उनमें। फ्यूडल ड्यूज का मतलब होता है वही टैक्सेशन वगैरह, ठीक है ना, उनको पे करने होते थे। मैं जो पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए तो आप पढ़ भी सकते हैं। आई विल नॉट फोर्स फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या था कि प्राइसेस तो फूड के राइज हो ही रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो रहे थे, फसल उग नहीं रही थी और लोगों के पास पैसे भी कम थे। ठीक है ना, तो हर तरह से आफत आई हुई थी वहाँ पर। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। उस तरह का ही एक साल था। फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और इतने लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि कि लोग और सह नहीं पाए इन सब चीज़ों को। ठीक है, और लुइस फिलिप भाग खड़े हुए वहाँ से। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, सिचुएशन को छोड़कर। ठीक है, तो वहाँ पर जो नेशनल असेंबली था, या हम ये कह सकते हैं कि एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया। किसके द्वारा? जो रिवोल्ट कर रहे थे वो लोग किए। ठीक है, उन्होंने एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहाँ पर एक रिपब्लिक का राज होगा। रिपब्लिक ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर लोगों का राज होता है। हम ये कह सकते हैं, जैसे हिंदी में अगर हम देखें तो कहते हैं क्या? गणतंत्र। ठीक है ना, भारत भी एक गणतंत्र है। उन्होंने क्या कहा कि जो 21 ईयर्स से ऊपर के मेल हैं, ध्यान रखिएगा ये एडल्ट मेल्स की बात हो रही है, फीमेल्स नहीं हैं, उनके पास राइट टू वोट था। ठीक है, और राइट टू वर्क भी। तो ये सफरेज जो है ये क्या है? इसी को कहते हैं हम राइट टू व्हाट? राइट टू वोट। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे।
उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके जो पैराग्राफ है इसमें क्या दिया हुआ है। कुछ वीवर्स जो थे सिलीशिया नाम के रीजन के, उन्होंने रिवोल्ट किया था अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में। ऑब्वियसली वो एक्सप्लॉइट हो रहे होंगे उनके द्वारा, ठीक है ना, हो रहे होंगे क्योंकि वो उनको ऑर्डर्स प्लेस करने को देते होंगे, बट वो मीन्स ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए प्रेशराइज करते होंगे कि आपको इतने दिन में ऑर्डर कंप्लीट करना है, एंड ऑब्वियसली वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते होंगे, तो उन्होंने रिवोल्ट किया होगा। एक तो ऑर्डर भी ज़्यादा देना होता है, वर्कलोड बढ़ाना, और सैलरी कम करना, पेमेंट कम करना, तो ऑब्वियसली सामने वाला तो ऑफेंड होगा ही, या उससे कितने हद तक सहेगा वो भी, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैं कई सालों के एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा हूँ। ना पढ़े तो बेहतर है, इफ़ यू वांट टू ऑब्वियसली गेट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, then you have to learn how to ignore baseless things in NCERT। NCERT बुक्स में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मानता हूँ हैं, पर उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है। तो अगर आपको NCERT में कमांड चाहिए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम जो है वो स्पेसिफिकली ये है कि मेरी वीडियोस को देखकर बच्चे मार्क्स लाएं। सो दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। सो मार्क्स आने चाहिए। तो क्या हुआ उसके बाद, ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो हमने देख लिया, चलिए ठीक है, मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। इसके बारे में ही मैं ऑब्वियसली तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वरना अच्छा नहीं लगेगा कोई एक मेजर पार्ट को अगर हम मिस कर दें तो। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक बहुत लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, लार्ज क्राउड का मतलब क्या, बहुत भारी भीड़ जो थी वीवर्स की, वो अपने होम से निकली और सीधा मेंशन की तरफ जाने लगी। किसके, कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन की तरफ जाने लगी। वो बोले कि हमें हायर वेजेस चाहिए, ठीक है, पर बदले में क्या मिला, स्कॉर्न एंड थ्रेट्स, डांट और गालियाँ, ये सब मिली उन्हें, धमकी मिली उन्हें, ठीक है। अब क्या करेंगे सामने वाले, जब उनको धमकी पे धमकी मिल रही है तो वो क्या कर सकते हैं। दे स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्कलेन, मतलब क्या, उनके घरों में घुस के तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो पहले तो बहुत तानाशाह बन रहे थे, वो भाग खड़े हुए अपने फैमिली के साथ नेबरिंग विलेज में, ठीक है। बदले में क्या किया गया कि रिटेलिएट किया गया, यानी ऑब्वियसली वहाँ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं की गई, जिसकी वजह से 11 वीवर्स बेचारे उनको गोली लग गया, ठीक है। चलिए, ये स्टोरी तो आप लोगों ने जान लिया कि लोगों को कितने हंगर एज वेल एज हार्डशिप यानी कि स्ट्रगल का सामना करना पड़ा रिवोल्ट करने के लिए, ठीक है ना। हर देश का अपना एक इतिहास होता है जिसमें कई लोगों ने, कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया होता है। जैसे हमारे देश की कहानी है, वैसे ही बाकी देशों में भी है काफ़ी कुछ। सुनाओ, अब हम देखते हैं कि 1848 में लिबरल्स ने क्या रिवॉल्यूशन किया। लिबरल्स, जिसके बारे में मैंने पहले ही इस चैप्टर में बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है, चैनल में जाइए, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब में, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। बट कंसिस्टेंट पढ़ा करिए, तब जाके आपके दिमाग में रहेगी ये सब बात। लिबरल्स के केस में क्या था, ठीक है। Events of February in France has brought about the abdication of monarch and a republic based on universal and male suffrage has been proclaimed। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक रिपब्लिक ने यूनिवर्सल मेल सफरेज सोसाइटी में ले आया था। ये क्या होता है यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब मेल लोगों को ही अधिकार है कि वो वोट दें। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है अगर आप लोग समझ रहे हो तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि यूरोप के बाकी हिस्सों में जहाँ नेशन स्टेट्स हैं ही नहीं अभी तक, ठीक है ना, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, उनका मानना ये था कि भाई हमारे पास तो, उनके पास तो देश ही नहीं है और वो तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और उनका ये मानना है कि मैन और वुमेन को उनको मिलकर देश के लिए कुछ करना है, या फिर जब सबकी ही बुरी हालात है, ठीक है, तो कोई ये थोड़ी बैठ के सोचेगा, भेदभाव थोड़ी करेगा मेल और फीमेल के बीच,
ठीक है ना, उनके तो पूरे देश की ही दुर्दशा है। तो इसलिए वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। ये अनरेस्ट जो निकला हुआ था, उठा हुआ था, लोगों में जो रिवोल्ट की भावना थी, उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। और वो चाहते थे कि भाई हमारे नेशन स्टेट बना दो, हमारे लिए वही बेटर है, ठीक है ना। ये मेल फीमेल के सप्रेज के चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते, उनका ये कहना था। उनका कहना था कि हमारे लिए तुम नेशन स्टेट बना दो, हमको तो बस नेशन स्टेट चाहिए, हमको ऐसा एक देश चाहिए जिसे हम अपना कह सकें। कब तक ऐसे टुकड़ों में बटे हुए ज़मीन को अपना देश कहते रहेंगे, ठीक है। तो ये मानना था उनका। वो चाहते थे कि एक संविधान बने, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। एसोसिएशन का मतलब हम कोई भी पार्टीज फॉर्म कर सके, हम कोई भी ग्रुप्स बना सके, उसमें कोई रोक टोक ना करे भाई, ठीक है। ये सब उनकी डिमांड्स थी, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं स्पेसिफिक केस। हम अभी जर्मनी के देखने वाले हैं, ठीक है ना। जर्मनी के बारे में आप लोग जानेंगे कि जर्मनी किस तरह एक नेशन स्टेट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ऑल ऑब्वियसली इसको कवर करेंगे सब अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जर्मन रीजन में क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे, ठीक है, जिसमें मिडिल क्लास के लोग थे, बिजनेसमैन भी थे, प्रॉस्परस आर्टिसंस भी थे, बहुत सारे लोग थे। वो उनका सब ये कहना था कि हम वोट करेंगे एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, हम इसके लिए वोट करेंगे और इसे ही अपना सरकार चुनेंगे, ठीक है। तो 18 मई 1848 में, यानी 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन द फेस्टिव प्रोसेसन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। देखिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, इस जगह का नाम याद रखिएगा, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज जर्मन एंड इटालियन और यूरोपियन हिस्ट्री इज कंसर्न, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सेंट पॉल, ऑब्वियसली इस चर्च का नाम था। पहले के ज़माने में चर्च जो थे वो ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन जाया करते थे, भगवान की भक्ति अलग, साथ ही साथ ये सब भी काम उनका चलता था उस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, ठीक है, और क्राउन किसे ऑफर किया गया, फ्रेडरिक विलियम फोर, प्रुशिया के किंग, प्रुशिया जो कि पड़ोसी था जर्मनी का, उसके किंग को क्राउन सौंपा गया। पर उन्होंने क्या किया, बड़ा ही कॉमिकल कंडीशन है, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्की से जाके जुड़ गए और उल्टा इन लोगों का ही अपोजिशन में जुट गए। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था कि लोग अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करें या पॉलिटिकल कुछ एसोसिएशन बनाने की बात करें, क्योंकि वो भी तो ठहरे राजा, सपोर्ट तो करेंगे वो मोनार्की को। समझ में आ रहा है ना बात। हिस्ट्री अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको स्टोरी की तरह समझते हो तो हर चीज़ स्टोरी की तरह समझिए तो हिस्ट्री क्लियर है, ठीक है। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। पार्लियामेंट जो बनाया गया था वो मिडिल क्लास उसमें डोमिनेंट पॉपुलेशन थे, ठीक है। अब जो है वो तो अपने बारे में सोचेगा, मिडिल क्लास अगर डोमिनेंट हैं तो क्या वो वर्कर्स और लोअर जो आर्टिसंस थे बेचारे या जो भी पीजेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो वो असेंबली तो चलने वाला था नहीं, उसे बंद कर दिया गया क्योंकि आपकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ही आपसे संतुष्ट नहीं है। आपके पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आपसे संतुष्ट नहीं है तब कहाँ से जा पाओगे आगे, ठीक है। क्योंकि लिबरल्स को ये पसंद नहीं था कि भाई हम पॉलिटिकल राइट वुमेन को कैसे दे दें, समाज में वुमेन का जो जगह है, जो पोजीशन है वो बराबर नहीं है अकॉर्डिंग टू लिबरल, कैसे दे दें, ठीक है। तो वुमेन्स बेचारे वो तो तब से आज तक वुमेन के किस्मत में तो लड़ना ही है समाज के साथ। तो वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। आज भी हैं, आज भी कई जगह ऐसे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, फेमिनिस्ट, काफ़ी लोग इसके बारे इससे अक्वांटेड होंगे, परिचित होंगे। वुमेन्स के अधिकारों के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके ऑन कह सकते हैं कि बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, यानी अगर आप लोग सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली ये मानते हैं कि सारे जेंडर इक्वल हैं, यानी अभी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ जितने भी जेंडर हैं सब इक्वल हैं, ऐसा मानना है अगर, देन ऑब्वियसली
खासकर औरतों के बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि वो समाज में बराबर हैं, उन्हें कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, तो आप एक फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट लोगों की बिलीफ ऐसी होती है, और अगर नहीं है तो फेमिनिस्ट लोगों की बिलीफ ऐसी होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को फेमिनिस्ट कह सकते हैं। वरना आजकल सेडो फेमिनिस्ट बहुत हैं। सेडो मीन्स नकली, फेक फेमिनिस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बनाया गया था, क्या सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बनाया गया था, वहाँ पे वुमेन्स को क्या अधिकार दिया गया? कुछ नहीं भैया, आप खड़े रहो और देखो। आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो। यू आर अ ऑब्जर्वर, नॉट अ कॉम्पिटिटर। और इट सुना, हम यहाँ तक तो पढ़ लिया हमने। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर ये जो लिबरल्स के मन में चल क्या रहा था। इन्होंने तो बनने नहीं दिया, ठीक है ना। जो पार्लियामेंट था वो डिसबैंड हो गया। डिसबैंड का मतलब है कि उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वे आर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। अब ये कंजर्वेटिव्स आ गए। कंजर्वेटिव्स का कहना था कि भाई जो पुराना है सब अच्छा है, सब कुछ पुराने की तरह रखो, मोनार्की रहने दो। ठीक है, पर उन धीरे धीरे वो ये चीज़ जान चुके थे कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। दुनिया में परिवर्तन ही सबसे बड़ा बदलाव है, मतलब कि परिवर्तन ही है ऐसा चीज़ है जो कांस्टेंट रहने वाला है। वो तो होगा ही, परिवर्तन तो आना ही है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ओके, ठीक है। तो जो मोनार्की थे वहाँ आसपास के जो भी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, वो भी धीरे धीरे चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अब तुम्हारे यहाँ भी रिवोल्यूशन होगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारी मोनार्की के भी गिरने का डर है, तुम्हारे मोनार्की के भी खत्म होने का डर है। ठीक है ना। चिंगारी अगर एक जगह से निकलती है, एक जगह सुलगती है, तो फैलती तो ज़रूर है। तो लोगों के मन में यह डर हो गया। ठीक है, उन्होंने सेल्फ डॉम और बॉन्डेड लेबर जिसको कि हम बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, सब बंद कर दिया। वो डर गए थे कि कहीं भाई यहाँ भी लोगों के मन में ये ना आ जाए कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी एक नेशन स्टेट चाहिए, हमें भी एक नेशनलिज्म की एक अंदर से आग ना आ जाए उनके शरीर में। ठीक है, चलिए बस इतना यहाँ के लिए काफ़ी है। और ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आप लोगों को ये एक सेपरेट वीडियो में बना कर दे दूँगा, तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाने से बच्चे देखते नहीं हैं उसको, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हिस्ट्री। ठीक है ना। सो छोटे छोटे डोजेज़ में हिस्ट्री लीजिए, पर जितना पढ़िए उतना समझिए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय।